नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल। फ़ोन लाइन नंबर भी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, 9167329108। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप करिए या फिर हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको आपकी मदद करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज है उसमें। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त बाजार पर। और हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और कमजोरी देखने को मिल रही, क्योंकि सुबह हमने देखा था कि जो ग्लोबल क्यूज आ रहे थे, जो ग्लोबल संकेत थे, वो भी कमजोरी भरे ही थे, जिसका कि असर आज हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। इस दिन के निचले स्तर पर मार्केट कारोबार कर रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 17,600 के लेवल को भी तोड़ दिया था बाजार ने और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ चुका था, लेकिन उन लेवल्स को अब कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी इस वक्त। तो हम देख सकते हैं कि सपाट है, बेहद ही छोटे दायरे में कारोबार आज देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही कुछ बैंक निफ्टी में भी देखा जा सकता है। एकदम सपाट ट्रेड बैंक निफ्टी में भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कमजोर साइड पे ही है। ज्यादातर जो शेयर्स हैं वो आज गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। अगर एक बढ़ने वाले शेयर के आगे देखें तो करीब करीब 2 शेयर्स ऐसे हैं, 2-3 शेयर्स ऐसे हैं जो कि गिरावट में आज ट्रेड कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो शेयर्स हैं वो गिरावट वाले ही हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो आज सपोर्ट जो है वो फार्मा और एफएमसीजी शेयरों से मिल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प है इस वक्त का टॉप गेनर, 1% ऊपर। इसके बाद डीवीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ से आज थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं आज कमजोरी है मेटल में और आईटी स्टॉक्स में। टेक महिंद्रा में आज वीकनेस है करीब 2.5% की। टाटा स्टील, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस और टाटा मोटर्स भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं रियल्टी, मेटल, ऑटो, ये आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। आईटी में मिक्स रुझान है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो एफएमसीजी और फार्मा स्पेस से इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जयनाम ब्रोकिंग के किरण जानी और विधि इन्वेस्टमेंट से विवेक करवा इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। किरण, सबसे पहले आपसे टेक्निकल राय लेना चाहेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं काफी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है बाजार में, तो किस तरह की रणनीति अपनाएं? अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो क्या भी खरीदारी के लिए मौके आप देख रहे हैं या फिर और करेक्शन दिख सकता है बाजार में? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर हम मार्केट का देखें तो इस वीक से हमने देखा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है ड्यू टू मल्टीपल रीजन। पहला रीजन ये है कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों डेली चार्ट के ऊपर अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर दोनों इंडाइसेस के जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो एक ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली के बाद हम देख रहे हैं कि 16,800 से 17,800 की हमने रैली निफ्टी के अंदर देखी। बैंक निफ्टी में 38,500 से 42,500 ऑलमोस्ट हमने ये रैली बैंक निफ्टी के ऊपर देखी। सो कहीं ना कहीं एक पॉज या तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। सो हमारा व्यू अभी भी थोड़ा नेगेटिव है। देयर आर चांसेस के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कल भी हमने देखा था कि एक्सपायरी का दिन था, फिर भी मार्केट में 17,600 जहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटर्स है और 17,700 जहाँ पे कॉल राइटर मैक्सिमम है, उसी के बीच में एक्सपायरी हुई। सो इसी लेवल को हमें ध्यान रखना रहेगा। जब तक 17,600 होल्ड है तब तक कोई बड़ी करेक्शंस मार्केट में है या प्रॉफिट बुकिंग है ऐसा हमें लग नहीं रहा है। और ऊपर में जब तक 17,700 फॉर द इंट्राडे, और अगर आप ओवरऑल मीडियम टर्म का व्यू देख रहे हो तो 17,800, जब तक ये 100 पॉइंट का सप्लाई जोन क्रॉस नहीं होता है तब तक वी आर ऑन नेगेटिव साइड ओनली। कोई भी ऊपर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 17,700 750 के आसपास, सो वी वुड लाइक टू गो शॉर्ट और 17,800 के ऊपर का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 42,000 से लेके 41,800 एक अच्छा खासा क्लस्टर सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में जिनके पास पोजीशन है
वो एक स्टॉप लॉस 41,800 का मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ये लेवल टूटता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग 41,000 तक का आ सकता है। सो निफ्टी में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 17,600 का है। जैसे ही वो ब्रेक होता है या कोई भी ऊपर में भी उछाला आता है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट सेल के साइड बैठ सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में 41,800 टूटे उसके बाद ही हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या तो शॉर्ट सेल की जो स्ट्रेटेजी है वो यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है राय इंडेक्स पर, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आ रही है निचले स्तरों से, और अब हरे निशान में आ चुका है बैंक निफ्टी, और ऐसा ही कुछ हम निफ्टी में भी देख रहे हैं। अब निचले स्तरों से जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था अब उसके ऊपर आ चुका है, लेकिन दायरे में ही आज हम देख रहे हैं कि कारोबार हो रहा है। चलिए, अब ऐसे में अगर आपके भी कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जम्मू कश्मीर से। विनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीश जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को कॉल करने के लिए। आपका सवाल क्या है? हाँ मैडम, मेरे पास पीएनबी बैंक के और फेडरल बैंक के शेयर्स हैं। पीएनबी के 1000 शेयर्स हैं 48 के, और फेडरल बैंक के 100 शेयर्स हैं 130 रुपीज में। ये आपने आज ही लिया है क्या? नहीं मैडम, लास्ट कोई 10 डेज बैक, 10-15 डेज हो गए। ओके, तो 10-15 दिन पहले की खरीदारी है, लेकिन ज्यादा कुछ देखिए बदलाव नहीं हुआ है। स्टॉक इस वक्त आपने जो लेवल पर एंट्री की थी उसी के पास अभी भी टिका हुआ है। तो हमने देखा इस वक्त ज़्यादा कुछ एक्शन हाल फिलहाल में बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्शन बीच में दिखा था, लेकिन अभी फिलहाल दायरे में ही कारोबार हो रहा है। पीएनबी और फेडरल बैंक दोनों में आपका सवाल है, इस पे राय ले लेते हैं। विवेक जी, क्या सजेस्ट करेंगे? एक सरकारी बैंक है, एक प्राइवेट स्पेस से बैंक है, और अभी 10-15 दिन हो चुके हैं इनको लिए हुए। कुछ बदलाव सजेस्ट करेंगे या फिर ये दो स्टॉक्स ही ठीक लग रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग पूजा। आपको ध्यान होगा जब सारे पीएसयू बैंक्स लगातार ऊपर जा रहे थे तब हम लोगों ने कई बार वार्निंग दिया था कि यहाँ पे एक ओवर एक्सुबरेंस हो रहा है। अब देखिए उसके बाद में सारे बैंक्स में करेक्शन दिखा गया है, और पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स में। और मुझे लगता है कि पीएनबी एक बहुत शानदार बैंक है इस स्पेस में, पीएसयू में। और आगे चल के मतलब अगर आपका दायरा एटलीस्ट 1 साल के ऊपर अगर हो तो आपको डेफिनेटली इधर इसको होल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एनपीए साइकिल हो रहा था वो खत्म हो चुका है लगभग। आज पीएनबी बैंक हो या फिर कोई भी पीएसयू बैंक हो, उनका मतलब एक एफडी अमाउंट ज्यादा आएगा उनके पास आगे चल के। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस पे टैक्सेशन लगा दिया गया है। तो ओवरऑल जो लिक्विडिटी सिचुएशन थी वो पीएसयू बैंक्स में इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि पीएनबी आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। यहाँ से डाउन साइड बहुत कम है, लेकिन अपसाइड का जैसे मैंने कहा 1 साल अगर आप रखते हो तो इसको हो सकता है कि आपको 54 से लेकर 56 रुपए तक आराम से मिल जाए। दूसरा फेडरल बैंक का भी ये सिमिलर स्टोरी है। देखिए प्राइवेट सेक्टर में आज के दिन ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इस दायरे में कुछ दिन तक वापस रह सकता है, लेकिन आगे चल के बैंक का जितने भी आप रेशियोज देख लो अगर जाके, तो आपको दिखेगा कि एक काफी स्ट्रॉन्ग बैंक है ये भी। तो दोनों ही मेरी होल्ड की सलाह रहेगी। और अब आरबीआई की मीटिंग भी आएगी, वहां पे भी देखना है कि उनकी कमेंट्री क्या रहती है। और उधर अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर थम गया है तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर एज अ होल पर जाएगा। तो मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बुलिश हूँ। ठीक है, तो इस वक्त बैंकिंग पे बुलिश है, और इन दोनों ही स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में रिव्यू ज़रूर करते रहिए। फेडरल बैंक और पीएनबी दोनों में आपको राय दे दी गई है। चलिए, अब इंस्टाग्राम पर सवाल आया है विनोद कुमार जी का, और इनका सवाल है न्यूरेका पर 100 शेयर्स 1015 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। और न्यूरेका में तो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे रिटेल निवेशक इसमें फंस चुके हैं ऊपरी स्तरों पर। कुछ लोगों ने गिरावट में भी एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन किसी भी लेवल पर यहाँ पर कुछ फायदा हुआ नहीं। विनोद जी को नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, करीब 68,000 से ज़्यादा का नुकसान इनको इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। किरण, न्यूरेका क्या कोई पुल बैक की उम्मीद कर रहे हैं आप इन स्तरों से? कोई भी आसार दिखाई दे रहे हैं जिससे इनके नुकसान की भरपाई थोड़ी बहुत हो सके? और यहाँ से अगर एग्जिट भी करना हो तो कोई दूसरा स्टॉक सुझाइए इन्हें जिससे कि लॉस जो है वो इनका रिकवर हो सके। कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हो? न्यूरेका। स्टॉक का चार्ट मुझे मिल नहीं रहा है, इफ यू कैन आस्क अनदर पैनलिस्ट। ओके, चलिए आपसे
बिल्कुल किरण, आप चार्ट एक बार अपनी स्क्रीन पर ले आइए, तब तक इस पर फंडामेंटल राय विवेक से ले लेंगे। विवेक, आपका क्या व्यू बन रहा है? न्यूरेका पर बहुत भारी नुकसान हो रहा है इनको स्टॉक में, अगर स्विच करना हो तो कोई और भी स्टॉक इनको सुझाइए जिससे नुकसान की भरपाई हो सके इनकी। पूजा, पहले तो मुझे इस स्टॉक से कोई उम्मीद नहीं है। फंडामेंटली देखिए, प्रॉफिट डाउन है, डेट भी है कंपनी में, वैल्यूएशन इसके बावजूद, मतलब इतना स्टॉक गिरने के बावजूद बहुत कॉस्टली है। जब ऊपर जा रहा था, एक समझ लिया वो फ्रेंजी में जा रहा था, और वहां पे कई लोग फंस के अभी बैठे हैं। और जिस स्पेस में ये है पूजा, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वहां पे देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये ऐसा नहीं है कि एक इसका कोई मोट है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे और किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ये इसके प्रोडक्ट्स काफी चाइनीज प्रोडक्ट से भी भरे हुए हैं मार्केट में। तो आगे चल के भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे एक फंडामेंटली वीक स्टॉक को आपको रखना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको बाहर निकल जाना चाहिए। नुकसान हो रहा है, बहुत दुख की बात है, लेकिन हाँ, होता है। हमने भी करियर में देखा है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े नुकसान हमने भी देखे। तो अब आपको अगर रिकवरी करना है तो देखिए, बेटर स्टॉक्स में जाओ। अभी बैंकिंग की बात हम लोग कर रहे थे, मुझे लगता है कि आपको अगर का रिकवरी देना है तो एक आईसीआईसीआई बैंक है जहाँ पे मुझे काफी बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट 1,000 रुपए का स्टॉक वो होना चाहिए। तो आपको वैसे ही करके धीरे धीरे रिकवरी करनी पड़ेगी। तो आईसीआईसीआई बैंक बेटर बेट रहेगा। टोटली डिफरेंट सेगमेंट है ये, लेकिन न्यूरेका तो एकदम वीक लग रहा है। बिल्कुल। तो न्यूरेका तो बहुत ही कमज़ोर लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में आप अपना निवेश स्विच कर सकते हैं, जहां से कुछ रिकवरी के आसार दिखाई भी दे रहे हैं। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि नुकसान बड़ा है आपका, बट धीरे धीरे इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कीजिए और कोशिश करिए कि कोई भी उछाल मिले तो निकलने की राय है आपको, क्योंकि ये लेवल्स अब वापस से देखना बहुत मुश्किल है इस स्टॉक में। एक शो शामिल करते हैं और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं ट्विटर पर। वीरेंद्र हरियाणा से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। वीरेंद्र जी नमस्कार। क्या माफ कीजिएगा, ये ट्विटर पर सवाल आया है और इनका सवाल डिश टीवी पर है। 20,000 शेयर्स इन्होंने 19 रुपए के भाव पर लिया हुआ है। आज डिश टीवी में हम देख रहे हैं कि हल्की रिकवरी जरूर है, अच्छी तेजी आज स्टॉक में देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी जो खरीद है वो काफी पहले की लग रही है, 19 रुपए के आसपास की। और वहां से हम देख रहे थे कि लगातार स्टॉक टूट ही रहा था, बट आज ये जो रिकवरी दिख रही है उस पर एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इनको भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि छोटा स्टॉक था, अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे शेयरों में बड़ी खरीदारी कर लेते हैं लेकिन फिर नुकसान ही झेलना पड़ता है। विवेक, डिश टीवी पर अपनी राय दीजिए। अब अगर अभी हम इनके लेवल्स आपको बताएं, इन्होंने 20,000 शेयर्स लिया हुआ था और 95,000 से ज्यादा का नुकसान अब इसको इन स्टॉक में इनको झेलना पड़ रहा है। क्या करें डिश टीवी में? पूजा, देखिए, इस पे मैं दो ओपिनियन देता हूँ। मैं एक गेम भी खेलना चाहूंगा इस स्टॉक पे। पहले तो आप अगर फंडामेंटल आज के दिन देखो तो कुछ खास नहीं है, आपको ऐसा स्टॉक लेना भी नहीं चाहिए। और कंपनी पिछले 5 साल से लगातार नुकसान कर रही है, तो इतने वीक फंडामेंटल्स है इसके। लेकिन अब एक और चीज ये बोलना चाह रहा हूँ कि काफी मैनेजमेंट में टसल हो रहा था। यस बैंक भी इन्वॉल्व था, उनके मतलब प्रमोटर्स वगैरह, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बोर्ड में आना चाह रहे थे। काफी टसल के बाद ये थोड़ा बहुत सेटल हुआ है। और पहले ये एसएल ग्रुप की कंपनी थी, अब इसको दूसरा ग्रुप इसको कैरी फॉरवर्ड करने वाला है। तो तीसरा बिगेस्ट प्लेयर है इस स्पेस में डिश टीवी में, और मतलब डीटीएच सेगमेंट में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अगर 12 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के, 12 रुपए, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ कि गेम है एक, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको रखिए। वैल्यूएशन वाइज मुझे आज चीप इसके लिए दिख रहा है कि आगे चल के जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसके कारण हो सकता है कि कंपनी का फ्यूचर थोड़ा सा यहाँ से बेटर हो सके। तो आपको ये 20-21 रुपए वापस मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आपका नुकसान वापस भरपाई हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 12 रुपए का, अगर एज एक्सपेक्टेड जो मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं हुआ अगर कंपनी में, तो ये वापस स्टॉक नीचे जाएगा। तो रिस्क टेकर्स इसको रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो और बाई भी कर सकते हो, लेकिन जो रिस्क अवर्स है, आप 12 रुपए का स्टॉप लॉस लेके इसको होल्ड कीजिए।
ओके, तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, क्योंकि फिर अगर ये स्टॉक नीचे गया तो और भारी नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। वैसे भी आप काफी समय ऑलरेडी दे चुके हैं, थोड़ा और समय दीजिए, उछाल का वेट करिए, लेकिन दोबारा इस स्टॉक पे रिव्यू ले लीजिए और निकलने की कोशिश करिए जब भी आपको मौका मिले, धीरे धीरे करके। एक और सवाल आया है हमें व्हाट्सएप पर, और ये पुणे से सवाल हमें भेजा है सांगोले जी ने। इंडिगो पेंट है इनके पास, 100 शेयर्स इन्होंने 1267 के रेट पर लिए हुए हैं इंडिगो के। इस वक्त अगर हम भाव देखें इंडिगो पेंट्स का, तो करीब 1142 के पास कारोबार कर रहा है, और इनकी खरीदारी से तो ये स्टॉक इस वक्त नीचे ही है। किरण, क्या सजेस्ट करेंगे इंडिगो पेंट में? अभी नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है, क्या स्टॉक में और करेक्शन दिख रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई तब से स्टॉक में लगातार डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, और करीब करीब 56% ये स्टॉक टूट चुका है। अभी क्या करें इंडिगो पेंट्स में? सो राइटली मेंशन, जिस तरह जब से स्टॉक का लिस्टिंग हुआ है तब से हम एक देख रहे हैं कि एक फॉलिंग चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। एक बार हमने देखा था 2022 जुलाई के आसपास स्टॉक में बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर में वापस 1700 के आसपास, जहाँ पे इसकी 100 डेज मूविंग एवरेज थी, उसका रेजिस्टेंस लेके स्टॉक गिर गया। अब वापस कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फरवरी मार्च महीने में जिस तरह से स्टॉक ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, और उसका ब्रेकआउट कल ही आया विथ वॉल्यूम, और मोमेंटम इंडिकेटर काफी दिनों के बाद अब बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो लग रहा है कि उनको होल्ड करना चाहिए। लेकिन फ्रेश खरीदारी भी अगर किसी को करनी हो तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है एटलीस्ट 1120 1110 तक के रेंज में, तो बाई करना चाहिए। ओवरऑल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना है उसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, 1070 का स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, अगर ये पैटर्न पैन आउट होता है तो देयर आर चांसेस कि आप 1300 तक के टारगेट देख सकते हैं, जहां पे इनकी बाइंग प्राइस के ऊपर थोड़ा बहुत उनको मुनाफा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अब तक उन्होंने होल्ड किया ही है, तो ज्यादा टाइम के लिए उनको होल्ड करना चाहिए। 1070 का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर वो फ्रेश खरीदारी कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐड करना चाहिए। और हमारा टारगेट यहाँ से पहला टारगेट जो है वो 1300 का रहेगा। जैसे ही 1300 का लेवल क्रॉस होगा तो वहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज भी है, उसके ऊपर भी ये ब्रेकआउट दे सकता है स्टॉक, और जैसे ही 1300 के ऊपर जाएगा तो 1600 तक की ऊपर के टारगेट हमें दिख रहे हैं। सो ओवरऑल एज ऑफ नाउ 1300 के टारगेट के लिए या 1070 का स्टॉप लॉस, और मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, और फ्रेश भी खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं आप चाहें तो, और एक ब्रेकआउट के लिए आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। एक तेजी आ सकती है यहाँ पर, 1300 के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है, तो फिलहाल होल्ड करने की राय इंडिगो पेंट्स में। अगला सवाल हमें आया है इंस्टाग्राम पर, कोलकाता से जितेश जी ने भेजा है, और इनका सवाल है अदानी एंटरप्राइजेस पर। अदानी एंटरप्राइजेस इन्होंने 297 पर खरीदा हुआ है, 450 शेयर्स, काफी अच्छे लेवल पर एंट्री की, और उसका क्लियरली यहाँ पर शानदार मुनाफा भी हो रहा है, करीब 6 लाख से ज्यादा का मुनाफा इनको इस वक्त इस स्टॉक में हो रहा है। तो अच्छे लेवल की बाइंग थी अदानी एंटरप्राइजेस, कन्विक्शन के साथ इन्होंने होल्ड किया, उसके बाद एक बड़ा उछाल भी इन्होंने इस स्टॉक में देखा है। बट हमने देखा अदानी एंटरप्राइजेस अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से हल्की वीकनेस में भी है, उतार चढ़ाव तो हम देख रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार बना ही हुआ है। बट विवेक, शानदार एंट्री लेवल्स हैं इनके अदानी एंटरप्राइजेस में, और भी मुनाफे के लिए और तेजी के लिए होल्ड करना चाहिए, या फिर कुछ प्रॉफिट आप बुक करने की राय देंगे? तो पूजा ये बताता है कि लालच बुरी बला है, क्योंकि 4000 4500 जब गया था तब इन्होंने बेचा नहीं, और अब ये सवाल पूछ रहे हैं, मतलब आधा हो गया प्रॉफिट। ऑफ कोर्स अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन इन हाइंडसाइट अगर देखो तो इसका डबल से ज्यादा प्रॉफिट इनको हो रहा था। एनीवे, देखिए मैंने कई बार, इनफैक्ट आप अगर पास्ट रिकॉर्ड्स में जाके देखो तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला हुआ है 4000 लेवल्स पे कि मैं अडानी ग्रुप में कोई भी शेयर पे हाथ नहीं लगाऊंगा एक्सेप्ट अडानी विल्मर या फिर अडानी पोर्ट्स। ठीक है, वो हिस्ट्री हो गया, उसके बाद में काफी करेक्शन आ गए, क्या क्या इश्यूज हुए सबको मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इन दामों में ये जो जितना भी बवाल होके रखा है या फिर आवाजें उठ रही है, ये धीरे धीरे सब शांत हो जाएगी, और स्टॉक यहाँ से स्टेबल रहने की पूरी उम्मीद है। और जिस हिसाब से अडानी जी भी अब अपना जितना भी डेट लेवल्स वगैरह है ग्रुप में ये कम कर रहे हैं, तो उससे मुझे भी कंफर्ट आ रहा है, क्योंकि डेट के कारण ही मैं हाथ नहीं लगाऊंगा बोल रहा था, और बाकी कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। इतने समय से आप होल्ड कर रहे हो, और लग रहा है कि जैसे जैसे ये डेट लेवल्स घटेंगे आपको यहाँ से रिकवरी और ये स्टॉक दे सकता है, 100% पॉसिबिलिटी है। तो होल्ड कीजिए, यही सलाह रहेगी। और नेक्स्ट टाइम अगर वैल्यूएशन कॉस्टली होए और हम लोग बोले कि निकल जाओ, तो डेफिनेटली उस वक्त आपको निकलना होगा।
ठीक है, बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखिए, अदानी एंटरप्राइजेज में आपने वाकई एक मुनाफा तो अच्छा हुआ था, बट क्योंकि बीच में उतार चढ़ाव काफ़ी आया था तो वाइप आउट भी हुआ, बट ये सलाह आपको दे दी गई अदानी एंटरप्राइजेज में। कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं और हमें एक के बाद एक हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। इस बीच व्हाट्सएप पर मुंबई से दीपक जी ने हमें सवाल भेजा है, विप्रो पर इनका क्वेश्चन है। इन्होंने 100 शेयर्स 462 के लेवल पर लिया हुआ था और नुकसान हो रहा है इनको काफ़ी स्टॉक में। 365 के पास अब स्टॉक आ चुका है और हाल फिलहाल में हमने देखा आईटी शेयरों में जो एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं, यहाँ पर दबाव भी दिखा आज। हालांकि हल्की रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है विप्रो के स्टॉक में। अब इस वक्त किरण इनको करीब 9000 के आसपास का नुकसान हो रहा है, बट ये जो 400 के ऊपर के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई थी, क्या लगता है आपको वो लेवल्स यहाँ पर कब तक दिखेंगे? मुनाफे के लिए रुके रहें या फिर स्विच करने की राय देंगे विप्रो से? सो आईटी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल प्राइस करेक्शंस की बात करें तो काफी सारे वैल्यूएशंस एंड प्राइस करेक्शंस पे हमने देख लिया है। विप्रो की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो रिसेंटली जो रिकवरी भी आई थी उस रिकवरी में विप्रो ने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसका जो प्रीवियस बॉटम है 380 उसको भी उसने ब्रेक करके नीचे में कहीं ना कहीं 350 तक के आसपास के बॉटम बनाए थे। और 350 अगर आप देखोगे तो पोस्ट कोविड जो एक रिकवरी आई थी उस दरमियान के ये बॉटम है। उस टाइम पे भी हमने देखा था कि 350 से लेके 380 ये क्लस्टर रेजिस्टेंस बना हुआ था विप्रो के लिए, और जैसे ये लेवल क्रॉस किया एक अच्छी खासी रैली हमने 700 तक देखी थी। तो वापस वही एक इंपॉर्टेंट जोन के अंदर विप्रो अभी ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 330 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बने रहे। जैसे ही ये स्टॉक 380 385 के ऊपर निकलता है मुझे लग रहा है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जहां पे वो 420 430 तक के लेवल इसमें देख सकते हैं। तो अगर ये और 3 से 6 महीना रुके रह सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि आईटी के अंदर उनको रुकना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर आईटी के लिए अच्छा हो सकता है, ऐसा एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है। तो डेफिनेटली विप्रो में वो 330 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ओके, तो विप्रो पर बने रहने की राय, 320 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपको इस वक्त दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आज है ET Now स्वदेश पर सुपर फ्राइडे का दिन और ठीक 11 बजे हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट मार्केट गपशप। तो बाजार की बड़ी बातों को हल्के फुल्के अंदाज में बताने के लिए आज फिर से हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं मार्केट गपशप, और आज मेरे साथ ही मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। आज फोकस है फार्मा सेक्टर पर। लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस करीब 2 साल के बाद हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर जोश में लौट रहा है, तमाम शेयर चल रहे हैं, आपको दिख भी रहा है। लेकिन फार्मा सेक्टर की सेहत में ये सुधार क्यों आ रहा है? क्या ये जो तेजी है फार्मा स्टॉक्स की, क्या ये टिकाऊ है? क्या फार्मा में जो शेयर हैं वो कमाई की दवाई बनने वाले हैं, और क्या ये सुधार आगे भी जारी रहेगा? इसी पर आज बातचीत करेंगे और फार्मा सेक्टर की तमाम बारीकियों को भी समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम डिकोड करेंगे, आपको समझाएंगे कि फार्मा सेक्टर कितना बड़ा है। पूरे ग्लोबल अगर हम फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भारत का योगदान कितना बड़ा है, और कौन सी कंपनियां लीडर हैं, और आपके पोर्टफोलियो में जो लीडरशिप है वो कौन से शेयर लाएंगे, ये भी जानेंगे। और आज आपको सलाह देने के लिए, फार्मा सेक्टर पर गाइड करने के लिए हमारे 2 एक्सपर्ट कुंज बंसल और आस्था जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फार्मा में कमाई की दवाई आज हम बताएंगे मार्केट गपशप के जरिए। सृष्टि, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। फार्मा सेक्टर देखिए ऐसा है कि भारत जो है दवाइयाँ खाता भी खूब है, खिलाता भी खूब है। एक्सपोर्ट के मामले में हम दिग्गज हैं। आप जरा ये बताइए कि कितना शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, और खास तौर से अगर हम जेनरिक सेगमेंट की बात करें तो अभिषेक, अगर पूरे वर्ल्ड मार्केट में देखें तो हम सबसे तीसरी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत की मानी जाती है। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में हम जेनरिक्स दवा का उपयोग ज़्यादा करते हैं, और सिर्फ ना ही अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट्स में हमारी जेनरिक दवा जाती है। वर्ल्ड में हम सबसे बड़े लीडर हैं जेनरिक मार्केट के, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप सही कह रहे थे कि हाल फिलहाल कोविड के बाद देखिए जो रफ्तार उसने पकड़ी, थोड़ी सी सुस्ती हमने आते हुए देखी, कई सारे फैक्टर्स थे। पर आइए धीरे धीरे करके समझेंगे कि किस तरीके से आगे की इंडस्ट्री जो है वो बढ़ेगी। पर आप देख सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री का साइज किस तरीके से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। अभी $45 बिलियन के आसपास का है। 2030 तक आप देखिए यहाँ से डबल से भी ऑलमोस्ट 6 गुना की साइज हो जाएगी फार्मा इंडस्ट्री की।
और सृष्टि बता रही कि जो जेनरिक का जो मार्केट है उसमें हम वर्ल्ड लीडर हैं। जेनरिक यानी कि वो दवाइयाँ जो सारी कंपनियां बना सकती हैं, जिनके पेटेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, किसी के पास अब एक्सक्लूसिव राइट्स उसके नहीं हैं, और इसे हम जेनरिक कहते हैं। और उसमें भारत का जो रसूख है वो किसी से छिपा नहीं है। सबसे बड़ा बाजार जो है भारत उसके लिए बन चुका है। लेकिन सृष्टि आपसे ये जानना चाहेंगे, 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी है, करीब 2 साल की। 2021 के मिड से अगर हम शुरुआत करें, 2022 पूरा खराब हुआ, 2021 का पूरा आधा हिस्सा हमने देखा कि वहां पर हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी। अब जाकर अप्रैल से हमने शुरुआत तेजी की होते हुए देखी है। तो 2022 में 21 में क्या चुनौतियां थी और अब क्या चीजें बेहतर हो रही हैं जिसके चलते हम ये तेजी देख रहे हैं? तो अभिषेक, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, आइए उस पर एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि हम इंडस्ट्री साइज की बात कर रहे थे, तो यूएस अगर हम बात करें, वहाँ पे 40% अगर जेनरिक दवा का उपयोग होता है वो भारत से ही होकर जाता है। तो यूएस में अभिषेक पिछले 2 साल कोविड के बाद कई सारी दिक्कतें थी। जैसा कि अगर हम बात करें इनकी प्राइसिंग को लेकर, तो यूएस में जितनी भी दवाएँ थी उनकी प्राइसिंग धीरे धीरे करके कम आ रही थी, जिसके चलते अगर हम देखें तो फार्मा इंडस्ट्री एज अ होल इंडियन मार्केट में फेवर नहीं कर रही थी। और आप अगर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो निफ्टी फार्मा अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में उसमें सुधार ज़रूर आते हुए दिखा है। और उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। अब जो कंपनीज हैं वो प्राइस हाइक ले पा रही हैं, जो कि एक बड़ा फैक्टर है ये पूरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अगर हम महीने भर की बात करें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पिछले 7-8 साल में 2020 को आप छोड़ दीजिए तो निफ्टी को फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया था। लेकिन एक महीने की तस्वीर ये है कि निफ्टी 4% चला है और निफ्टी फार्मा में हमने 8% के आसपास की तेजी देख ली है। तो ये फार्मा में निश्चित तौर पर एक बढ़िया संकेत निकल के आ रहा है। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, अगर हम स्क्रीन पे दिखाएं 2015 से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस, तो केवल 2015 में ही हुआ था अगर हम देखें कि निफ्टी फार्मा ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था। उसके बाद सभी सालों में हमने निफ्टी फार्मा की एक अंडर परफॉर्मेंस देखी है। पर इसके बावजूद अगर हम देखें 2023 साल की शुरुआत से लेकर अगर अब तक देखें तो जहां निफ्टी में ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स दिए हैं, निफ्टी फार्मा ने आउट परफॉर्म अभी भी किया है साल की शुरुआत से लेकर अब तक। लेकिन सृष्टि, आपको लगता नहीं कि एक टेंशन भी है? क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ, फ्लाइट्स बंद हो गई, लोगों का आना जाना बंद हो गया, यूएस एफडीए के जो ऑडिट्स थे वो रुक गए थे 2 साल तक। और अब ये उम्मीद की जा रही है, इसको आशंका भी आप कह सकते हैं कि आशंका है कि शायद अब यूएस एफडीए के ऑफिशियल्स आएंगे, यहाँ पर इंस्पेक्शन बढ़ेगा और थोड़ी सी दिक्कतें शायद बढ़ सकती हैं यहाँ से, ये एक चिंता है। अभिषेक, बढ़ भी सकती हैं और ये पॉजिटिव फैक्टर भी है कि यहाँ से अगर इंस्पेक्शंस आदि हो, ज़्यादा अप्रूवल्स मिले तो वो एक अच्छी बात है। बट वो एक थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक इशू हो जाता है। बट जनरली अगर यहाँ पे अगर हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं वो बढ़ती हैं और कुछ अप्रूवल्स मिलते हैं या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं तो देखना होगा। तो इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो भारत की जो फार्मा कंपनियां हैं, 20,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां हैं सृष्टि, और 100 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं। 100 से ज़्यादा। अगर आप अपने टर्मिनल पर, अगर अपनी स्क्रीन पर फार्मा स्टॉक्स की लिस्ट अगर खोजेंगी तो आपको कर्सर काफ़ी ज़्यादा नीचे करना पड़ेगा। ये है ताकत। और अब पूछना नहीं है, देखिए अब तो मैनकाइंड फार्मा की भी लिस्टिंग की बात चल रही है, प्राइस बैंड आ गया है, उसका साइज आ गया है, मार्केट कैप के लिहाज से 8वीं सबसे बड़ी वो कंपनी हो जाएगी। लेकिन ये जो साइज़ है ये अमेजिंग है। अब सृष्टि, क्या माने कि यूएस में जो थोड़ा प्राइसिंग का जो प्रेशर था उसके पीछे बड़ी वजह ये भी थी कि वहाँ हमने बहुत सारी जेनरिक्स कंपनीज को थोड़ा सा बढ़ते हुए देखा, उसके चलते प्रेशर आया। वो प्रेशर थोड़ा सा ईज ऑफ हो रहा अभी? जी बिल्कुल अभिषेक, वो प्रेशर ईज ऑफ भी हो रहा है। और साथ ही साथ एक और डेटा भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, यूएस में ड्रग की शॉर्टेजेस रिपोर्ट की जाती हैं महीने दर महीने। जो लेटेस्ट डेटा आया है वहाँ पे 301 ड्रग्स की शॉर्टेजेस हुई है। 301 एक बड़ा नंबर नहीं लगेगा, पर अगर कंपैरिजन में देखें साल 2014 के बाद इतना बड़ा नंबर अब सामने आते हुए दिखा है। तो बहुत आसान सी बात है ये कि जितनी ज़्यादा ड्रग शॉर्टेजेस होंगी उतनी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो सप्लाई उतनी जल्दी से नहीं बढ़ा सकती हैं। और इसके चलते जो प्राइसिंग को लेकर जो उनको राहत है कि अगर शॉर्टेजेस है तो वो अपनी प्राइसेस बढ़ा सकती हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि यूएस सेल्स को फिलहाल सपोर्ट कर रहा है।
ठीक है, तो जेपी मॉर्गन की ये बढ़िया रिपोर्ट आई है फार्मा को लेकर, काफ़ी बुलिश है। और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद हमने फार्मा में लगातार बढ़िया तेज़ी बनते हुए देखी है। और ख़ास तौर से जो कि एपीआई में एक बड़ा प्लेयर है डिवीज़ लैब, मार्केट कैप के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी ये कंपनी है, वहाँ पर हम शेयर में लगातार तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने ज़रा रख दें ताकि आपको फार्मा सेक्टर की जो तस्वीर है वो और साफ हो जाए। जेनरिक दवाओं के मामले में जैसा कि सृष्टि बता रही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है भारत, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो कुल सप्लाई में 20% अकेले की हिस्सेदारी भारत की है। और इसके अलावा ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई की अगर हम बात कर लें तो उसमें तकरीबन 60% के आसपास का जो हिस्सा है वो भारत का है। और सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कि कोविड की वैक्सीन बनाई थी वो सबसे बड़ा सप्लायर है और भारत इस मामले में अग्रणी है, सबसे आगे है, कोई उसकी तुलना में खड़ा नहीं है। और मेडिकल गुड्स की बात कर लें, मेडिकल गुड्स की, तो उसमें 12वें नंबर पर भारत है। और 200 से ज़्यादा देशों को सृष्टि भारतीय कंपनियां दवा एक्सपोर्ट करती हैं। अमेजिंग अपने आप में ये आंकड़ा है। जी बिल्कुल अभिषेक, काफ़ी अच्छे स्टैट्स हैं और डेफिनेटली जो आगे की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फार्मा इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। एक तो हम यहाँ पे जेनरिक दवाओं की जो रिसर्च होती है उसको अच्छे से सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है, जैसे यूएस में दवाएँ भी महंगी है और लेबर कॉस्ट भी महंगा है, तो इंडिया में हम जेनरिक दवाओं को सस्ते दामों पे बना लेते हैं, जिसके चलते एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने ज़रूर आती है। बट कंजम्पशन स्टोरी आप देख लीजिए, ना ही सिर्फ यूएस या एक्सपोर्ट स्टोरी पैन आउट करती है, पर इंडियन मार्केट खुद में ही इतना बड़ा है कि यहाँ पे अगर हम सेल्स देखें तो वो खुद को ही काफ़ी सपोर्ट करती है। और कई सारी कंपनीज जो हैं केवल भारत में ही कामकाज करके, जैसा कि आप मैनकाइंड का जिक्र कर रहे थे, वो 97% रेवेन्यू सिर्फ भारत से कमाते हैं। और आप सही कह रहे हैं, 8वीं सबसे लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी मार्केट कैप के लिहाज से। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सृष्टि कि जो कंपनी डोमेस्टिक फोकस्ड है उस पर शायद यूएसएफडी का जो एक टेंशन, जो हैंगओवर रहता है वो शायद कम होगा और मैनकाइंड एक अपनी जगह ज़रूर बनाएगी। अब मैनकाइंड क्यों खास है इसकी भी देखिए, सारी जो बारीकियां हैं ये हमारी स्क्रीन पर हैं। सेल्स वॉल्यूम के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी रही है FY22 में। और अगर हम मार्केट कैप के लिहाज से अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो सन फार्मा जो है 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैप है। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को अगर आप जोड़ दीजिए तो उससे बराबर या फिर उससे ज़्यादा का मार्केट कैप सन फार्मा का अकेली है। लेकिन जरा फार्मा सेक्टर को और विस्तार समझते हैं, एक्सपर्ट की जरा ओपिनियन लेते हैं, उनके नज़र से देखते हैं कि फार्मा सेक्टर में अभी जो दम दिख रहा है, क्या ये दम आगे और दिखेगा, सेहत और मजबूत होगी, तंदुरुस्ती बढ़ेगी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट कुंज बंसल और आस्था जैन भी जुड़ गए हैं। कुंज और आस्था, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। कुछ शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जेपी मॉर्गन की बहुत ही सॉलिड रिपोर्ट, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक उत्साह का माहौल है फार्मा में। आपको लगता है कि जो अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी है, 2 साल जो सुस्ती का दौर देखा है, अब यहां से कम 2 साल हम कम से कम तेजी का दौर देखने वाले हैं, क्या ये कन्विक्शन आपको आ रहा है? जी हाँ, तो उम्मीद तो बनती है, क्योंकि अभी जो पिछले 15-20 दिन या 1-1.5 महीने में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस फार्मा सेक्टर में आई है, उसको मैं 1 मिनट के लिए साइड में रखूं तो पिछले मेरे ख्याल से कम 6-7 साल से फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म मार्केट को कर रहा है। अगर आप निफ्टी फार्मा की परफॉर्मेंस निफ्टी के अगेंस्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 2015-16 या ऐसा कुछ से कंटिन्यूस अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि बट विद इन दैट कई कंपनीज जो हैं आपको अच्छा रिटर्न दे रही हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि कई बार एक सेक्टर चलता है तो उसकी सारी कंपनीज मोरलेस सेक्टर के साथ अच्छा चलती हैं, और सेक्टर गिरता है तो करीब करीब सारी कंपनी सेक्टर के साथ अंडर परफॉर्म करती हैं या गिरती हैं। फार्मा के केस में ऐसा नहीं हुआ है, थोड़ा सा डिस्पर्स्ड परफॉर्मेंस हो गया है। कुछ कंपनीज हैं जो काफी सारे प्रेशर होने के बाद भी अच्छा कर रही हैं, और कुछ कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तीसरी बात यह है कि काफी सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होते हुए, साइज बड़ा होते हुए, डोमेस्टिक मार्केट भी होते हुए और एक्सपोर्ट मार्केट भी होते हुए, उसको डायरेक्टली शेयर प्राइस परफॉर्मेंस से लिंक कर पाना मुश्किल होता है। और वो फार्मा सेक्टर एक क्लासिक केस है। इंडस्ट्री का साइज बड़ा है, इंडस्ट्री इंडियन फार्मा कंपनीज कम से कम 150-200 कंपनीज को एक्सपोर्ट करती हैं, डोमेस्टिक मार्केट भी घूम फिर के नई 10% प्लस माइनस की रेंज में ग्रो करता रहता है, बट समहाउ वो उसकी शेयर प्राइसेस की परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं आगे आने वाला समय क्या बताता है, बट इट इज हाई टाइम कि फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म करना शुरू करे। स्पेशली ये लो बीटा सेक्टर है,
तो एक वोलेटाइल मार्केट में तो सर्टेनली आउट परफॉर्मेंस करने की उम्मीद रखी जानी चाहिए। कुंज, आपसे ये जानेंगे कि क्या फार्मा जो सेक्टर है, क्या सभी कंपनियों को हम एक ही निगाह से देखें? क्योंकि एक तो जेनरिक वाली सप्लायर हैं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, जिनका यूएस में बड़ा कारोबार है। दूसरी तरफ वो है जो कि एपीआई वाली कंपनियां हैं, जो कि फार्मा कंपनी के लिए इंग्रेडिएंट सप्लाई करती हैं। डिवीज लैब है, आईओएल केमिकल है। तो क्या हमें इसको बांट के देखना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन से शेयर पहले ज़्यादा चलेंगे, या फिर एक ही तरह की रफ्तार दोनों में दिखेगी? ज़रा इस पे गाइड कीजिए। जी हाँ, तो फार्मा सेक्टर को अगर हम देखेंगे तो इनफैक्ट इसके पहले कि मैं एपीआई या फार्मा जेनेरिक कंपनीज है उस पे आऊं, अगर हम बिगर फार्मा सेक्टर को देखें तो उसमें और 2-3 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। उसमें हॉस्पिटल कंपनीज अलग हो जाती हैं, अगर हम ब्रॉडर फार्मा में इंक्लूड करना चाहें तो। फिर उसमें डायग्नोस्टिक कंपनीज अलग हो जाती हैं। विद इन दैट अब अगर हम मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे आते हैं तो उसमें अगेन एक क्लासिफिकेशन हो जाता है कि इंडियन कंपनीज एक अलग हो जाती हैं, और एमएनसी की जो सब्सिडरीज हैं, फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, वो एक अलग हो जाती हैं, और उन सबके बिजनेस मॉडल अलग अलग रहते हैं। इंडियन कंपनीज के में से बहुत कम का फोकस थोड़ा सा रिसर्च पे भी रहता है, बहुत लंबा टाइम जाता है, और बहुत कम सक्सेस ओवर द ईयर्स देखने को मिली है। फॉरेन कंपनीज का बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर है कि उनके पेरेंट्स फॉरेन में रिसर्च करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल सक्सेसफुल होता है तो पेटेंट्स के अंदर इंडिया में लाके लॉन्च कर देते हैं। अब ये सभी एनएलईएम, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस कंट्रोल में भी रहती हैं। तो अब विद इन इंडियन कंपनीज, यस ऑफ कोर्स आप अलग अलग उससे देखेंगे कि कौन सी जेनेरिक कंपनीज हैं, कौन सी स्पेशलिटी कंपनीज हैं फॉर्मुलेशन में, और जेनेरिक में भी कौन सी क्रैम्स कंपनीज हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग में। तो उनको सबको अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। उनके फाइनेंशियल्स भी उस हिसाब से थोड़े से अलग हो जाते हैं। उनका जो एफर्ट बिजनेस में जाता है, अब जैसे क्रैम्स कंपनी को क्लाइंट ढूंढने में और रिलेशनशिप बनाने में बहुत एफर्ट जाता है, बहुत टाइम जाता है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्लांट और प्रोडक्ट को अप्रूवल करवाने में। पर एक बार वो हो गया तो आराम से 3 साल, 5 साल, 10 साल तक भी उनका बिजनेस मोर और लेस उस पर्टिकुलर क्लाइंट से अश्योर्ड हो जाता है। तो अलग अलग बारीकियां सब सेक्टर में है, आपकी बात सही है। ठीक है कुंज, अगर हम बात करें डोमेस्टिक फार्मा ग्रोथ की, तो डेफिनेटली उसने सपोर्ट किया है, और साथ ही साथ एनएलईएम की जो प्राइस हाइक्स है वो अब तक की सबसे बड़ी प्राइस हाइक बताई जा रही है इस बार 12% की। तो एक ये तो फैक्टर आपने इसका जिक्र किया, और कौन सी कंपनीज फोकस में है, पर आप जिक्र क्रैम्स का भी कर रहे थे। कई सारी कंपनीज हैं लिस्टेड स्पेस में, जैसे कि डिवीज लैब, रॉलस लैब, आईओएल केमिकल्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया। कोविड के बाद इन्होंने ज़बरदस्त रनअप दिखाया, पर उसके बाद भारी गिरावट का भी शिकार हुए। इसको लेकर आपका क्या आउटलुक है, सेगमेंट को लेकर? क्या यहाँ से, जैसे कि आप फार्मा सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर और कंपनी स्पेसिफिक क्या आपका पॉजिटिव नज़रिया बन रहा है, और क्या यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद करें? क्या कुछ फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, और इस स्पेस में से आपको कौन सी कंपनीज पसंद हैं, ये भी बताइए। जी, तो अगर हम क्रैम्स स्पेसिफिक की बात करें तो बॉटम लाइन से शुरू करता हूं कि हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ से पॉजिटिव आउटलुक मेरा है, और इन्वेस्टर्स को भी बनाना चाहिए। अब उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है कि प्राइसेस करेक्ट हो गए हैं, और प्राइस करेक्ट होते हैं तो वैल्यूएशन भी करेक्ट होता है। कई बार वैल्यूएशन करेक्ट नहीं भी हो सकता है कि अगर फाइनेंशियल्स वीक हुए हैं या एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल्स वीक ही रहेंगे। तो कुछ कंपनीज के फाइनेंशियल जरूर वीक हुए थे कोविड के चलते हुए, कई सारे कारण हो गए। कई सारी कंपनीज को कोविड में अच्छा बिजनेस मिल गया, तो एक्चुअली उनके आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट वीक हो गए, क्योंकि बेस इफेक्ट उनका जो है वो पिछले साल का सेम क्वार्टर का बेस बहुत हाई हो गया, तो वो ग्रोथ नहीं दिखा पाए या नेगेटिव ग्रोथ दिखानी पड़ी। तो अब ये सब चीजें जो है एक नेट अभी के बाजार के प्राइसेस में इन कंपनीज के और वैल्यूएशन में समाहित हो गई है। और मुझे लगता है कि अब जो एक बेस इफेक्ट का प्रॉब्लम था, एक जो लंपी क्वार्टर्स के रिजल्ट की वजह से परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, वो सब साइड में हो जाएगा गोइंग। हालांकि हम फिर से एक नई कोरोना वेव के थ्रू जा रहे हैं, तो होपफुली ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो, ऐसी उम्मीद और ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। तो उसको अगर मैं अलग रखता हूं, तो अब एक नॉर्मल ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ हम फिर से बढ़ेंगे। और अभी जो करेक्टेड प्राइसेस और करेक्टेड वैल्यूएशन इन क्रैम्स कंपनी के मिल रहे हैं, वो मीडियम टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, मीडियम टर्म में बढ़िया रिटर्न आएंगे, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हम देखेंगे, और बाजार के ये दस्तूर भी है। लेकिन आस्था, आपसे जानना चाहेंगे अब सीधे सीधे ना, आप शेयर बताइए।
हम शेयरों में तेज़ी देख रहे हैं। अगर हम BSE की लिस्ट उठा के देखते हैं तो 100 से ज़्यादा लिस्टेड शेयर हैं। NSE पर 100 से 1-2 ही कम होंगे, लेकिन 100 की संख्या ऑलमोस्ट वहाँ भी है। ऐसे में कन्फ्यूज़न होता है, जब सारे शेयर चल रहे हो तो फिर पिक एंड चूज़ करने में दिक्कत आती है। आप ज़रा इस काम को आसान कीजिए। अब मार्केट कैप के लिहाज से तो हमने लिस्ट दिखा दी है कि ये 5 बड़ी कंपनियां हैं, और ऊपर से अगर हम शुरुआत करें सन फार्मा, डिवीज समेत तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उनको लोग जानते हैं। आपकी नज़र कहाँ पे? आपको क्या लगता है कि अगर किसी को अभी पोर्टफोलियो बनाने के लिए शेयर खरीदना है अगले 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो कौन से शेयर आपको ठीक लग रहे हैं जहां पर ग्रोथ भी होगी और अभी वैल्यूएशन के लिहाज से भी वहां पर मौके बेहतर बन सकते हैं? हुए हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं कि जो रोलिंग सेल्स के डेटा हैं वो काफी स्ट्रांग आ रहे हैं और इसमें 3 थेरेपीज जो है काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसमें एक आपका कार्डियक है, दूसरा आपका पेन है और तीसरा आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है। तो वहां से बहुत बढ़िया ग्रोथ आ रही है। एक चीज और जो अभी हमें देखने को मिल रही है कि प्राइस लेड ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है, जो तकरीबन मैं अगर सिर्फ मार्च मंथ की बात करूं तो 5% की ग्रोथ तो प्राइस लेड ग्रोथ ही हमने देखने को मिली है। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर मैं डोमेस्टिक इंडियन मार्केट की बात करती हूँ तो वहां पे भी 2-3 थेरेपीज काफी बढ़िया वर्क कर रही है, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी रहता है, पेन रहता है, एंटी इन्फेक्टिव रहता है। मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर अब एक स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि जो EBITDA मार्जिन्स हैं वो भी अब काफी बढ़िया इनके रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट आपका कम हो गया है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका ईज हुआ है। मुझे अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर बिल्कुल अच्छा लगता है। अब आपने जहाँ पे कंपनीज की बात की तो सिप्ला मुझे अभी भी काफी पसंद आता है, तो पसंदीदा स्टॉक में सिप्ला रहेगा। और जो जेनरिक कंपनी ये है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स ये दिखाएगा, क्योंकि अब जो नतीजे आएंगे हम उसमें देखेंगे सिप्ला में एक बढ़िया हमें टॉप लाइन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो अगर कोई एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक की मुझे पोर्टफोलियो में रखने के लिए बोला जाए तो मैं सिप्ला की तरफ जाना चाहूंगी। ठीक है, एक तो आस्था ने बता दिया, एक रखना हो तो सिप्ला रखेंगी। हम दूसरा भी सृष्टि पूछेंगे कि दूसरा कौन सा रखना है। लेकिन हमने अच्छी अच्छी बातें तो कर ली। जो चैलेंजेस थे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वो कम हो रही है। चाइना से चूँकि APIs की सप्लाई कम हो गई थी, अब चाइना अनलॉक हो रहा है, वहाँ से API की जो सप्लाई वो दुरुस्त हो जाएगी। तीसरी टेंशन ये थी कि US में जो जेनरिक वाला प्रॉब्लम था, वहाँ से प्राइसिंग का प्रेशर वो दूर हो रहा है सृष्टि। लेकिन क्या सब कुछ ठीक ही है या कुछ चैलेंजेस हैं, या फिर एक बड़ा चैलेंज अभी मैनकाइंड है? हो सकता है कि बड़ा चैलेंज कंपनी स्पेसिफिक के लिहाज से मैनकाइंड हो, क्योंकि वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव नहीं बता रहे हैं। हम अभी आस्था से भी समझेंगे कि वो किस तरीके से देख रही हैं इस IPO को। पर अगर चैलेंजेस की बात करें अभिषेक, तो US FDA जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, अभी भी कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे इंस्पेक्शन होना बाकी है। और एक और डेटा सामने आया था जहाँ पे जितनी कंपनीज ANDA यानी कि अर्जी देती हैं कि ये हमने रिसर्च की है, इस प्रोडक्ट को आप अप्रूव कर दीजिए, उसमें मतलब नई दवा के लिए अर्जी, बिल्कुल, राइट? उसमें कमी आई है। अगर देखें तो कई पिछले 3 सालों का आप डेटा उठा के देखेंगे तो उसमें एक गिरावट आई है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये भी है कि इंस्पेक्शंस भी कम हो गई थी, तो कंपनीज की तरफ से इतनी अर्जी भी नहीं गई, जिसके चलते ये कुछ चैलेंजेस हैं। और साथ ही अगर इंस्पेक्शन होती है या फिर कुछ वार्निंग लेटर्स मिलते हैं तो वहाँ को लेकर भी उस पर्टिकुलर प्लांट से दवाएं सप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अभी भी US में प्राइसिंग पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है और वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए अगर राहत मिल जाए, पर क्या वो लंबे समय के लिए मिलेगी या नहीं वो तो समय ही बताएगा, ये देखना होगा। लेकिन देखिए, सृष्टि ने आपके सामने ANDA कहा, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं फार्मा में जो आप सुनते हैं और कई बार क्या होता है कि हम समय की कमी के चलते हम आपको समझा नहीं पाते हैं। एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, यानी कि जेनेरिक दवा अपनी बेचने के लिए जो US FDA में जो अर्जी देनी पड़ती है उसको ANDA फाइल करना बोलते हैं। और क्रैम्प्स के जिक्र हो रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्रैम्प्स उसको कहते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि आखिर फार्मा की जो शब्दावली है उसको आसान भाषा में आप समझ लें, इस इंडस्ट्री की आप समझ ले लें, उसके बाद आपको ना राय बनाने में आसानी भी हो जाएगी। आस्था, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें चुनौतियों की, आपके हिसाब से चैलेंज क्या कोई दिख रही है वाकई में, या फिर आपको लगता है कि अगर इन कंपनीज की हम बात करें जो लीडर्स हैं, सबसे बड़ी चैलेंज अभी मैनकाइंड से ही आने वाला है? देखिए, चैलेंज
थोड़े से रहेंगे ही। मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्टिंग अभी भी एक चैलेंज है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। और जहां तक मैनकाइंड की बात करें तो कंपनी काफी बेहतरीन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म बेट ज्यादा रहेगा मैनकाइंड फार्मा, क्योंकि हम सब जानते हैं जिस तरह से ये एक्यूट थेरेपीज में है, जिस तरह से मैंने बताया कि अभी वहीं पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जैसे एंटी इन्फेक्टिव्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर जो विटामिन और न्यूट्रिएंट लेड्स मेडिसिन होती है वो भी मैनकाइंड फार्मा बनाती है। बढ़िया इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया स्पेसिफिक ऑपरेशंस ज्यादा है। लेकिन चैलेंजेस हैं कि जो इनकी कॉस्टिंग है वो ये किस तरह से आगे जाते हुए हैंडल करेंगे, वो मुझे एक चैलेंज लगता है, जो मैनकाइंड के लिए नहीं, मुझे पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए लगता है। तो वहां पे एक नजर बनानी होगी और दूसरी तरफ वैल्यूएशंस भी हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। तो अगर मैं पर्टिकुलर मैनकाइंड फार्मा की बात करूँ तो मुझे एक ये लॉन्ग टर्म प्ले लगता है। तो किसी को अगर लॉन्ग टर्म की स्टोरी के तौर पे अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक स्टॉक रखना है तो उसके लिए मैनकाइंड फार्मा मुझे एक स्टॉक लगता है। बट लिस्टिंग के हिसाब से बहुत बड़े गेन्स या उस तरह की लिस्टिंग मैं यहाँ पे बहुत वॉपिंग लिस्टिंग इसकी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये एक मुझे लॉन्ग टर्म प्ले ज्यादा लगता है। तो आस्था ये बताइए कि इसमें पैसे लगाने या नहीं लगाने हैं? देखिए अगेन बात वही है, सब्सक्राइब की तो रेटिंग रहेगी, लेकिन होराइजन क्या है? अगर होराइजन सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए है तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर होराइजन लॉन्ग टर्म का है कि रख सकते हैं लंबे समय के लिए तो इसमें बिल्कुल लगाना चाहिए। तो सब्सक्राइब की तो बिल्कुल रेटिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। आस्था, क्विकली एक काम करिए, अब चूंकि हमने आधे घंटे चर्चा की है तो एक शेयर ले जाने में थोड़े से अजीब सा लग रहा है। एक शेयर आप और बता दीजिए, क्विकली एक लाइन बता दीजिए। सन फार्मा भी मुझे पसंद आता है, तो सिप्ला जैसा मैंने प्रेफर्ड चॉइस बोली, उसके बाद जो दूसरा काउंटर रहेगा वो सन फार्मा है। ठीक है, तो दिग्गजों के साथ ही दिग्गजों के साथ हैं, ज्यादा बदलाव नहीं है। लिस्ट भले ही 100 शेयरों की है सृष्टि, लेकिन दिग्गज चुनिए, बड़ी कंपनियां चुनिए, वहां पर रिस्क भी कम होता है। और हमने देखा भी है सन फार्मा लगातार इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, इंडस्ट्री के उलट थोड़ा सा परफॉर्म करने की कोशिश की है, 1000 रुपए के आसपास की इसके भाव भी चल रहे हैं। तो फार्मा स्टॉक्स पर बहुत बढ़िया डिस्कशन। सृष्टि, आपका बहुत शुक्रिया इस सेक्टर को बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए, क्या चैलेंजेस हैं, क्या ग्रोथ के ट्रिगर बन सकते हैं, ये बताने के लिए। और कुंज और आस्था, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, गपशप करने के लिए हमसे, और फार्मा सेक्टर में किस तरह से तस्वीर बदल रही है, कौन सा शेयर कमाई की दवाई बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। फिलहाल मार्केट गपशप के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET9 स्वदेश के साथ। नमस्कार।